गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लौजी प्रसाद अपने इस यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी क्लासेस 29 पर आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमीर भारतीय महिला सावित्री जिंदल फोर्ब्स के 100 अमीर भारतीयों की सूची में 7वें नंबर पर है। यानी कि फोर्ब्स ने एक भारतीय अमीर व्यक्तियों की सूची जारी किया है 100 व्यक्तियों की, उसमें से जो भारतीय महिला सावित्री जिंदल है वो 7वें स्थान पर है। फोर्ब्स के 100 अमीर व्यक्तियों की सूची में सावित्री जिंदल जो भारतीय महिला है वो 7वें नंबर पर है। चलिए आगे देखते हैं। राम सेतु का होगा सिस्मिक और जियो केमिस्ट्रिक सर्वे। यानी कि रामेश्वर में जिस सेतु से होकर श्री राम और उनके सेना ने श्रीलंका जाकर रावण अवमान मर्दन किया था उसकी सिस्मिक और जियो केमिस्ट्री सर्वे की तैयारी हो रही है। यह तैयारी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो पणजी गोवा में स्थित है उनके द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो रामेश्वर में श्री राम सेतु पुल का निर्माण करके जिससे होकर के श्री राम ने श्रीलंका गए थे और लंका में जाकर अपने रावण को मान मर्दन किया था, उसी समुद्री पुल का रामेश्वर में अब जियो केमिस्ट्री सर्वे किया जा रहा है और यह समुद्री विज्ञान संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अंशु ने जीता ऐतिहासिक रजत पदक। यानी कि अंशु जो है अब वो ऐतिहासिक रजत पदक जीती है। ओस्लो नार्वे में जो विश्व चैंपियनशिप कुश्ती का सम्मेलन हो रहा है उसमें भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने रजत पदक जीता। और अंशु पहलवान ने 70 किलोग्राम के ग्रुप में खेलती है। अंशु मलिक कितने किलोग्राम? 57 किलोग्राम। और इन्होंने रजत पदक से भारतीय मर्यादा को ऊंचा किया है। अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। ओस्लो में हो रहा है विश्व चैंपियनशिप कुश्ती सम्मेलन में। चलिए आगे देखते हैं। फिक्की ने 9.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। यानी कि फिक्की जो है उद्योग मंडल फिक्की ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि जो हम लोग का जीडीपी है भारत का वो 9.1% ही बढ़ेगा। यानी कि 9.1% ही वृद्धि करने का अनुमान लगाया है फिक्की के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। फिच ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 8.7% कर दिया है। वही फिक्की ने जो भारतीय जीडीपी का अनुमान लगाया 2021 से 22 में उन्होंने बताया है कि 9.1% की वृद्धि होगी। लेकिन फिच ने भी एक वित्तीय वर्ष में जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है जिसमें उन्होंने घटा करके 8.7% कर दिया है। उन्होंने जो फिक्की था 9.1% किया था, लेकिन जो फिच है उन्होंने 8.7% कर दिया है। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान की घटाकर 8.7% कर दिया है। हालांकि इसने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 10% किया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने आर्थिक पुनरुद्धार को पटरी से उतारने का बजाय में बस देरी की है। यानी उन्होंने बताया है कि जो कोरोना महामारी के चलते जो आर्थिक संकट आया था, जहाँ इसके चलते जो भारतीय जीडीपी है काफ़ी प्रभावित होगी, इसलिए जो अनुमान है जो फिच के द्वारा जारी किया गया है जीडीपी में वृद्धि का 8.7% कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। धूल नियंत्रण के लिए निर्देश के अनुपालन के लिए वेब पोर्टल करेगा दिल्ली सरकार। यानी कि दिल्ली जो शहर है काफ़ी प्रदूषित शहर है और अपने यहाँ काफ़ी प्रदूषण को कम करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। इसे स्मोक टावर का भी जो लगाया था दिल्ली सरकार ने लगाया था। अभी हाल ही में दिल्ली में जो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए 18 करोड़ रुपया का जो मंजूरी दे दी गई थी। उसी तरह से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने, यानी कि दिल्ली के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो है गोपाल राय, राजधानी में निर्माण और निर्मित स्थानों की तोड़फोड़ वाले स्थानों पर धूल नियंत्रण के दिशा निर्देश के अनुपालन की स्वयं निगरानी के लिए गुरुवार को एक वेब पोर्टल शुरू किया है। राय ने कहा, यानी गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गुरुवार को धूल रोधी अभियान के शुरू किया जो 29 अक्टूबर तक चलेगी। धूल रोधी जैसे किसी भी वस्तु को तोड़ने से जो उसमें से जो धूल कण निकलता है उसको नियंत्रण करने के लिए एक वेब पोर्टल का जो शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। चलिए दिल्ली सरकार में कुछ योजना के बारे में जानते हैं। जैसे जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन का शुरुआत जो किया है दिल्ली ने किया है। स्मोक टावर का भी जो लगाया है दिल्ली सरकार ने किया है। तो इस तरह से
जो कदम उठाया है दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तंजानियाई नागरिक अब्दुल रज़ाक को शहीद का नोबेल पुरस्कार, यानी तंजानियाई लेखक जो हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह को इस वर्ष के शहीद के नोबेल पुरस्कार चुना गया है। किसको? स्टॉकहोम ने तंजानियाई लेखक, तंजानिया के एक लेखक हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह को इस वर्ष के शहीद के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्वीडिश अकेडमी ने उपनिवेश के प्रभाव को बिना समझौते के लिए करुणा के साथ समझने में उनके योगदान के लिए पुरस्कार यह दिया है। यानी कि जो शांति के क्षेत्र नोबेल पुरस्कार मिला है वो तंजानियाई व्यक्ति अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। उसी तरह से और भी क्षेत्र में जो दिया गया है नोबेल पुरस्कार, चलिए हम देखते हैं। इसे भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। जियोर्जियो पारिसी, जो जियोर्जियो पारिसी है इनको भौतिकी के क्षेत्र में। दूसरा शियोकुरो मुनाबे को मिला है, और एक है हसेलमैन को मिला है। पहला जो भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला है, जियोर्जियो पारिसी और मुनाबे, और जो क्लॉस हसेलमैन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। और जो बायोलॉजी के क्षेत्र में मिला है 2 व्यक्तियों को मिला है, डायड जूलियस और पटापोसियन को मिला है। डायड जूलियस और पटापोसियन को बायोलॉजी के क्षेत्र में मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 2 व्यक्तियों को मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। वही शांति के क्षेत्र में जो मिला है तंजानियाई लेखक को शहीद के क्षेत्र में मिला है, जिसका नाम है अब्दुल्ला रज़ाक गुरनाह, और शांति के क्षेत्र में मिला है मारिया रासा और दिमित्र मुरावो। ठीक है। तो हम लोग देखें कि जो नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस साल का, सबका नाम बारी बारी से हम लोगों ने देखे। चलिए आगे देखते हैं। भारत 106 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन तैयार करने के लिए नेपाल को सौंपी, यानी कि भारत ने बुधवार को 106 किलोमीटर लंबी कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी को सौंप दी है। यानी कि भारत जो है ट्रांसमिशन लाइन नेपाल के साथ बिछा रहा है, और भारत और नेपाल के बीच 106 किलोमीटर तक यह लाइन होगा। कोसी लाइन के जरिए भारत लेगा पड़ोसी देश से बिजली, यानी कि अब कोसी लाइन के जरिए भारत पड़ोसी देश जो नेपाल है उसे अपना बिजली लेगा। 1 जनवरी 2023 तक स्लम फ्री राज्य होगा उड़ीसा, यानी धरावी से लेकर तमिलनाडु के कई शहरों तक गरीबी में जीवन बिताने वाले लोगों के स्लम को हटाकर उनके पक्की छत देना बड़ी चुनौती है। कई राज्यों में अपने मॉडल पर काम कर रहे हैं, और ऐसा मॉडल उड़ीसा का भी है। इस राज्य में 2919 स्लम क्षेत्र है। मार्च 2022 तक 80%, दिसंबर 2022 तक पूरे उड़ीसा के स्लम में रहने वाले लोगों को पक्के घर हुआ। यानी कि जो धरावी एक जगह है उड़ीसा, तमिलनाडु के कई शहरों में गरीबी के जीवन बिताने वाले बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है। उन लोगों को पक्की छत मुहैया करवाएगी सरकार। अर्बन इंडियन कन्वेल में स्लम फ्री भारतीय बनाने में मंथन और खासा रहा गया उड़ीसा मॉडल। इसे खास रहा, जो उड़ीसा ने एक मॉडल तैयार किया है कि हमारे जो धरावी क्षेत्र है वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। चलिए आज का करंट अफेयर्स इतना ही था दोस्तों। अगर मेरा करंट अफेयर्स अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग के लिए मैं इतना पेपर का कटिंग लेकर मेहनत करता हूँ, इसीलिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए थैंक यू।